गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAS 186, ठीक है, तनाव प्रबंधन जो है स्टेट एंड टाइम मैनेजमेंट, समय एवं तनाव प्रबंधन के चैप्टर नंबर जो हमारा रहेगा थर्ड या यूनिट नंबर थर्ड आप इसे कह सकते हैं। थर्ड क्या है? तनाव के प्रतिरूप, यानी तनाव जो होता है उसके कौन कौन से प्रतिरूप हैं, और उसमें से क्या रहेगा, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपसे ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 3.2 देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.2 देखेंगे क्या है, तनाव के प्रतिरूप। कौन कौन से प्रतिरूप हैं? संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया, नेक्स्ट रहेगा हमारा सामान्य अनुकूलन संरक्षण, नेक्स्ट रहेगा संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, फिर अगला है व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, नेक्स्ट है मनोगतिक सिद्धांत, नेक्स्ट फिर रहेगा आनुवांशिक व्यवस्थानुरूप प्रमाणिक सिद्धांत, और नेक्स्ट रहेगा तनाव प्रतिरूप। ये सारे क्या हैं? तनाव के प्रतिरूप हैं। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में इस यूनिट में से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तनाव के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, तनाव के प्रतिरूप। इस भाग में हम तनाव के विभिन्न प्रतिरूप के विषय में चर्चा करेंगे, जिसकी निम्न प्रकार से, यानी तनाव के कौन कौन से रूप हैं, यानी कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों के अनुरूपों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले है संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। केनन ने शुरू में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा और आगे विस्तार से बताया कि तनाव का स्रोत संवेग या संघर्ष में था। केनन कौन है? एक कह सकते हैं कि ये जो हैं विचारक हैं, या कह सकते हो थिंकर है, जो क्या कहता है, तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया का, यानी जो तनाव है, जो हम लोग तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्या है ये? आपातकालीन प्रतिक्रिया। एक आपातकालीन इमरजेंसी प्रतिक्रिया होती है। और आगे विस्तार से कौन, केनन बताता है कि तनाव का स्रोत संवेग में संघर्ष था। यानी संवेग का मतलब होता है जो हमारे मन में वेग उठते हैं, चाहे गुस्सा रहा हो या किसी के प्रति क्रोध है, ये जो वेग उठते हैं इन्हीं के क्या रहती है, एक प्रकार से क्या रहती है भाई, प्रतिक्रिया रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने डांट दिया तो आप उस पर क्या करोगे, गुस्सा करोगे, या आपको तनाव होगा। यानी जो तनाव होता है वो हमसे क्यों होता है? क्योंकि हमें संवेग है। संवेग यानी हमारे मन में जो वेग उठते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसके कारण हमें क्या तनाव हो सकता है। आगे देखिए, केनन ने तनाव के संबंध में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया को सामने रखा। यानी केनन तनाव के संबंध में संघर्ष और पलायन प्रतिक्रिया, यानी केनन कहते हैं जो तनाव का कारण है उसका दो कारण क्या है, संघर्ष और पलायन को मुख्य तौर से प्रतिक्रिया को मानते हैं। केनन के अनुसार तनाव एक पर्यावरणीय मांग का परिणाम है। यानी केनन क्या कहते हैं, जो तनाव है वो एक पर्यावरणीय क्या है, पर्यावरणीय तनाव का परिणाम है, जिसके कारण व्यक्ति किसी की प्राकृतिक स्थिति में असंतुलित उत्पन्न होता है। यानी जो व्यक्ति होता है, यानी केनन कहते हैं कि जो तनाव होता है, हम किसी भी स्थिति में कह रहते हैं, हमारी जो प्राकृतिक स्थिति रहती है वह स्थिर नहीं रहती है, हम अस्थिर हो जाते हैं। अरे भैया, जब हमको तनाव आता है, गुस्सा आता है, किसी को व्यक्ति को जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, उसकी जो नेचुरल जो उसका बिहेवियर है, वो बिहेवियर और स्वभाव बदल जाएगा। यानी प्राकृतिक जो नेचर रहेगा हमारा क्या होता है, बदल जाता है, उसमें असंतुलन उत्पन्न होगा। असंतुलन का मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी हमारा जो नेचर है, हमारे नेचर के बिहेवियर में चेंज आ जाना, हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, हमें वेग आएगा, और वो क्या तनाव यानी स्ट्रेस का क्या हो सकता है, कारण बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि शरीर प्राकृतिक रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को संरक्षित करता है, जो किसी व्यक्ति की समस्थिति
प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने में भूमिका, यानी जो हमारा शरीर होता है वह हमारे गुस्से को या हमारी जो कह सकते हैं हमारे शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यानी शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमारे गुस्से को या हम तनाव ना लें इसको कंट्रोल या कह सकते हैं इसको कम करने के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हार्मोन्स, केनन को सहानुभूति संवेगी तांत्रिक तंत्र में भी दिलचस्पी थी जो तनावपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति की सक्रियता में महत्वपूर्ण होता है। यानी जो यहाँ केनन है एक विचारक है और वो इस चीज़ को बता रहा है कि व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जब उसमें वेग उठता है उसके कारण उसमें क्या होता है, तनाव होता है। और वो कहता है कि एक प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक स्थिति यानी व्यक्ति का जो परिवर्तन है, व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति का जो नेचर है उसमें जो चेंज आता है उसको लेकर उसकी सक्रियता को कह रहे हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा हो जो डरावने वाली है तो वह डर या खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, स्थिति से फरार हो सकता है। देखो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति हो, हमारे मन में डर का माहौल हो, तो हम क्या होंगे, उस स्थिति से भाग जाएंगे। भैया सिंपल सी बात है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपके घर वालों को सॉरी आपके घर वालों को पता चल गया, ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिससे आपके घर वालों को पता चल गया और आपको पता चल गया, वो सब जान गए हैं, तो क्या होगा, आप उस स्थिति से भागने का प्रयास करोगे। इसी को बोलते हैं पलायन। और पलायन का मतलब ही होता है कि भाग जाना। क्या होता है, पलायन का मतलब क्या होता है, भाग जाना ही होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हो सकता है, हम उस परिस्थिति का हम सामना नहीं करते हैं बल्कि वहाँ से हम क्या हो सकते हैं, भाग जाते हैं। इसी कारण व्यक्ति कुछ शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करेगा जो उसे संघर्ष या पलायन के लिए तैयार करेगा। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं या शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें पलायन करने और कह सकते हो पलायन करने और संघर्ष करने के लिए क्या होती हैं, हमें तैयार करती हैं। देखो जब व्यक्ति मान लो डरा हुआ सहमा हुआ है तो वहाँ से भागेगा, उसके मन में इस प्रकार के ख्याल आएंगे या उसके मन में इस प्रकार के संवेग उठेगा। ये सारा क्या है, एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इन शारीरिक परिणामों में पसीना आना, मुंह सूखना, मांसपेशियों का तनावग्रस्त होना आदि सम्मिलित है। रक्तचाप और नाड़ियों की दर में वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है जब हम कहीं डर जाएंगे, भाई कहीं संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा या हम कहीं डर जाएंगे तो हमारे शरीर में कई सारी प्रतिक्रिया, भैया हमें पसीना आ सकता है, कई लोगों का मुंह सूख जाता है, मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, नसें वसें भैया किसी खींच जाती है। गुस्सा जब बहुत लोग कर लेते हैं, आपने देखा होगा ना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, गुस्से में नसें दिखने लग जाती हैं, गुस्से में किसी की आंखें, कोई ज़्यादा गुस्सा कर लेता है तो क्या होती है प्रतिक्रिया। जब हम डर जाते हैं हमें पसीना आ जाता है, तो ये सारी क्या होती है, हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। चाहे हमें गुस्सा है, चाहे हमें क्रोध है, चाहे हम टेंशन में भी रहेंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वह तमाम तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को करता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। रक्तचाप यानी भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का। आपने देखा होगा ना कि बहुत लोगों का डर जाते हैं तो ब्लड प्रेशर धक धक करने लग जाता है, दिल उनका करने लगता है ना, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। नाड़ी की दर यानी जो आपकी नाड़ी दर का मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, रक्तचाप उच्च हो जाना। ठीक है, इसके अलावा सांसें भी तेज चल सकती हैं, आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं। यानी भैया किसी को जैसे हाँफने लग जाता है ना, देखा होगा ना, डर जाने तो हम हाँफने लग जाते हैं तो सांसें तेज चलने लगे। मूल रूप से इन लक्षणों में व्यक्ति का शरीर उन शारीरिक तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण करेगा जो शरीर को उस स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि मौजूदा स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करने में आवश्यक। ऐसे समय में जब हम डर जाते हैं, जब हम सहम जाते हैं, जब हमें संघर्ष की प्रतिक्रिया होती है तो हमारा शरीर उनसे सामना करने के लिए नहीं बल्कि उन प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए, जैसे हम डरेंगे तो और भी हमें डर लगेगा, यानी उन प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने वाला हमारा शरीर जो होता है, हम उस प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं होंगी।
सहानुभूति, संवेगी तंत्रिका तंत्र और अंतरसूपी तंत्र भी उत्तेजना होती है। अतः एक ही स्थिति में एक व्यक्ति तनावपूर्ण रूप में देखा जा सकता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति इसका मूल्यांकन तनावपूर्ण रूप में भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अचानक सांप के सामने आता है तो उसकी प्रतिक्रिया या तो संघर्ष या पलायन की होगी। इस मामले में उसका शरीर इस स्थिति के लिए तैयार होगा। देखो क्या होता है, पहली बात है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई डरानी चीज़ है, मान लो कि भैया किसी इंसान के आगे अचानक से सांप आ गया, तो क्या या तो हम संघर्ष करेंगे, उस सांप को मारेंगे, पीटेंगे, उससे संघर्ष या लड़ाई, लाठी को लाके उसे मारेंगे इस प्रकार की, या तो हम सांप को देख करके भाग जाएंगे। हमारे शरीर में यही दो प्रतिक्रिया होंगी, या तो हम उस परिस्थिति का सामना करेंगे भैया, उससे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, या तो हम वहां से भाग जाएंगे। यही हमारा हर स्थिति में हमारा शरीर यही दो प्रतिक्रियाओं को करता है। और यहाँ कह सकते हो कि केनन इसी बात को, यहाँ पर जो थिंकर है, इसी बात को बताने का वो प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार कहा जा सकता है असंतुलन है जो शरीर की समय स्थिति को अस्त व्यस्त कर सकता है। हालांकि एक बार जब स्थिति समाप्त हो जाए, अधिक चुनौती या खतरे ना हो, तो शरीर सामान्य हो जाएगा और संतुलन वापस आ जाएगा। जैसे हम कई बार डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कुछ समय बाद हमारा शरीर कंट्रोल में आ जाता है। जैसे आपको मान लीजिए आप डर गए, सहम गए हैं, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने कुछ ऐसा देख लिया जिससे आप डर गए। बहुत लोग रोड एक्सीडेंट देख लेते हैं। कई लोग मान लीजिए जैसे ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति मर गया है, कोई किसी का देहांत हो गया है, ऐसे हम अचानक सुन लेते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम शांत हो जाते हैं। जैसे हमने ऐसा सांप देख लिया तो भैया डर जाएंगे, कुछ समय के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। आपने देखा होगा ना, यानी कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक उसी स्थिति में हमारा जो शरीर होगा, हमारी जो प्रतिक्रिया होगी, वह दोबारा कह सकते हो कि शांत हो जाएगी। संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को चित्र संख्या 3.1 की सहायता से समझाया गया है। संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया लाभप्रद है क्योंकि यह स्थिति से तुरंत निपटने में, यानी जो हमारी सबसे पहले तनाव का जो पहला प्रतिरूप है, या तो हम संघर्ष करें या तो भैया पलायन कर जाएं। कोई भी समस्या जब आती है, या तो हम उस समस्या का समाधान करें, उस चुनौती को स्वीकार करें और उससे संघर्ष करें, या तो हम पलायन कर जाएं, यानी वहां से भाग जाएं। यही कह सकते हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए ये दो बहुत मुख्य बातें होती हैं। लंबे समय में इस तरह के तनाव के अनुभव किसी व्यक्ति की शारीरिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी हमारी जो प्रणाली है कि ये जो प्रतिक्रियाएं होती, चाहे संघर्ष की प्रतिक्रिया हो या पलायन की प्रतिक्रिया, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या करती हैं, या उसकी भावनात्मक कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। अब यहाँ संघर्ष और पलायन के प्रतिक्रिया के दौरान शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे, डरावनी स्थिति होगी तो हम क्या होगा, डर जाएंगे। सहानुभूति तंत्रिका, फिर अर्धवधि, फिर अस्थैवधि प्यूसी ग्रंथिका, यानी कह सकते हो कि इन जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, हमारा जो शरीर है वो कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा। हम कई बार डर जाएंगे, कई बार सहम जाएंगे, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मुंह सूख जाएगा। इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कह सकते हो कि वह तंत्रिका तंत्र की जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण इस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना पड़ सकता है। तो ये आपका कह सकते हो पहला जो हमारा था, कह सकते हो कि संघर्ष और पलायन प्रतिक्रिया के प्रतिरूप क्या हैं। ये अभी आपके लिए इतना ही आपके लिए कह रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे, ज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप क्या होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। यह प्रतिरूप लजस और उसके सहयोगियों द्वारा अनुग्रहित दृष्टिकोण से संबंधित है। लजरस ने न केवल यह मानते थे कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, बल्कि उन्होंने संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो एक व्यक्ति द्वारा तब किया जाता है जब यह निर्धारित किया जाता है कि स्थिति घटना
तनावपूर्ण है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यक्ति में अंतर होते हैं। संज्ञान शब्द विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे ध्यान, धारणा, स्मृति, तपस्या, समाधान और रचनात्मक के अलावा विचार और निर्णयों को लेता है। यानी संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रतिक्रिया से पहले हम क्या करें, उसका संज्ञान लें, उसका मूल्यांकन करें, तब हमें क्या करनी चाहिए भैया, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, कहने का यहाँ पर मतलब ये है, यानी कोई भी प्रतिक्रिया होती है पर्यावरण के बीच पारस्परिक होती है। यानी किसी भी घटना को तनावपूर्ण है या नहीं है, इसका सबसे पहले भैया मूल्यांकन किया जाए। जब हम कहीं डरें, कहीं सहने या कहीं पर तनाव की स्थिति बने तो सबसे पहले उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। तनाव की स्थिति कितनी है, तनाव की स्थिति कितनी खराब है, यानी सबसे पहले हम उस चीज़ को जांचने का काम करें। जांचने और परखने का काम हमें सबसे पहले उसको करना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या करें, जांचने और परखने का काम करें। ठीक है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप में कहा गया है कि जैसे ही व्यक्ति एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है वह उस स्थिति का मूल्यांकन करता है। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, जैसे उसको कोई टेंशन होगी तो उस परिस्थिति का क्या करेगा, वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, उसका मूल्यांकन करता है, यानी उसको देखता है कि सही है, कितना गलत है, कितना नहीं। इस मूल्यांकन को प्राथमिक मूल्यांकन और द्वितीयक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या, यानी कितना प्राइमरी है, कितना हमारा जो तनाव उचित है और कितना अनुचित तनाव, उसको आधार पे। प्राथमिक मूल्यांकन व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर तनाव के नकारात्मक प्रभाव के आधार पर किया जाता है। यानी जब हम किसी तनाव में, टेंशन में रहते हैं ना, तो हम सबसे पहले ना नकारात्मक, कई बार हमने देखा होगा ना कि मान लीजिए हमें कोई भी समस्या होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर हमारी परिस्थिति भैया कैसे रहती है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं। नहीं, ये तो ऐसा ही होगा, मेरे साथ ही गलत होगा। इस प्रकार की पहला क्या होता है, हमारे मन में जो पहली आती है वह नकारात्मक प्रभाव आता है, पहली प्रतिक्रिया। यानी जब हम किसी विषम परिस्थिति का या तनाव भरी परिस्थिति के जब सामना करते हैं, जब उसका हम मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं, यानी हमारे नेगेटिव विचार आ सकते हैं, यानी नकारात्मक प्रभाव किया जाता है। मूल्यांकन, प्राथमिक मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि क्या व्यक्ति के पास तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए इसके हानिकारक प्रभाव से बचने के पर्याप्त संसाधन है। यानी सबसे पहले जब हम सोचेंगे कि अगर कोई तनाव आया, इस स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास कौन कौन से संसाधन है, इस आधार पे हम देखेंगे। और जब हमें लगेगा इस तनावपूर्ण स्थिति से सामना करने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो कह सकते हैं कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार हमारे मन में क्या हो सकता है, आ सकते हैं। क्योंकि क्या किसी व्यक्ति के पास तनावपूर्ण स्थिति से निपटने और उसके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए प्राप्त संसाधन है कि नहीं, इसको जानेगा। इसी प्रकार इस प्रतिरूप के अनुसार किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक होगी। यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। यानी जब कहने का मतलब है संज्ञानात्मक जब मूल्यांकन, यानी जब हमारे सामने कोई तनाव की समस्या है तो सबसे पहले हम उस समस्या, उस तनाव का क्या करें, मूल्यांकन करें कि वो कैसी परिस्थिति है, कैसी नहीं है। उसको दो भागों में, प्राथमिक और द्वितीयक के भागों में बांट करके हम उस समस्या का समाधान करने के लिए हम उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान कैसे ही किया जा सकता है, और इसी के लिए संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप को बोला गया है। यहाँ पर जो टेबल बनी, उस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तनाव कारक प्राथमिक मूल्यांकन क्या रहेगा, तनाव का मूल्यांकन तनाव एक खतरा है या नहीं के आधार पर किया जाता है। उसके बाद क्या रहेगा, संकट की अनुभूति, कितना संकट है, संकट ना होगा। द्वितीयक मूल्यांकन किस आधार पर करा होगा, संसाधनों का पर्याप्त होना, संसाधनों का अभाव होना, तनाव का अनुभव, सामना करना और पुनः मूल्यांकन। यानी दो टाइप में हम कर सकते हैं। पहला जो हमारा होता है नकारात्मक होता है, दूसरा कुछ उसमें सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या, इन्हें आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप जो होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी व्यक्ति पर्यावरणीय अनुपयुक्त प्रतिरूप क्या है। अगला जो हमारा रहेगा मनोगतिक सिद्धांत क्या होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, मनोगतिक सिद्धांत यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मनोगतिक सिद्धांत, मनोगतिक सिद्धांत भी तनाव की व्याख्या करता है। फायर्ड ने सांकेतिक
दूरदर्शिता और अभिघात दूरदर्शिता का वर्णन किया है। संकेतक चिंता तब हो सकती है जब तनावकर्ता और तनाव के परस्पर संबंध में एक बाह्य और वस्तुनिष्ठ खतरा मौजूद हो, और अभिघात जन दुर्हिता और दुहिता जो एक व्यक्ति के भीतर होती है और व्यक्ति के भीतर दमित यौन प्रवृत्ति और आक्रामक प्रवृत्ति से संबंधित होती है। अभिघात जन्य दूरदर्शिता मनोविकृति के विकास का कारण बन सकती है। हालांकि दूरदर्शिता एक प्रक्रिया से गुजरती है जहां परस्पर विरोधी विचार उन विचारों में परिवर्तित हो सकते हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए शारीरिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। देखो, मनोगतिक का मतलब होता है कि जब हमारे सामने कोई तनाव आता है तो हमारे मन की जो गति होती है, या कह सकते हो जो प्रतिक्रिया होती है, हमारी मन की प्रतिक्रिया वह किस प्रकार की होगी, उसी को बोला जाता है मनोगतिक प्रतिक्रिया। यानी कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, कितना संघर्ष होगा, कितना संघर्ष नहीं होगा, यह हमारे मन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जब किसी व्यक्ति का तनाव होता है तो उसका जो मन होता है उस मन में भी कई प्रकार के अलग अलग ख्याल आते हैं भैया। कई बार नकारात्मक आ सकता, कई बार सकारात्मक आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें किसी पूछ रहे हो अरे हमारा होगा कि नहीं होगा, यूपीएससी हमारा होगा कि नहीं। अगर उसमें से किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे लगता आपका नहीं होगा, तो क्या होगा, आपके मन में कई सारे ख्याल आएंगे। यानी जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा तो जब नहीं, बहुत लोगों का जैसे एग्जाम पास आता है, अरे हमें तो लगता है हम फेल ही हो जाएंगे। अरे हमारे मन में क्या होती है, इसी को बोलते हैं मनोगतिक प्रतिक्रिया। यानी जब कोई समस्या आती है तो हमारे मन में कई प्रकार के भैया ख्याल आते हैं, कई अनेक प्रकार के ख्याल आएंगे। इसी को बोलते हैं मनोगतिक सिद्धांत। यानी ये बताता है कि जब कोई विषम परिस्थिति या तनावपूर्ण स्थिति जब आती है तब हमारे मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, मन कई बार इधर उधर जाने का प्रयास करता है। इसके अलावा हम लेविन्स द्वारा किए गए तनाव के स्पष्टीकरण के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं, जो फ्रायड द्वारा प्रस्तावित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। लेविन्स के अनुसार व्यक्ति के दो मुख्य तत्व हैं, आदर्श हैं और आत्म छवि। यानी व्यक्ति जो है उसमें बहुत ज़्यादा आदर्श है, दूसरा क्या भैया, वो अपनी छवि को लेकर के सोचता है कि हमारी छवि अच्छी बनी रहे, तनाव को उत्पन्न करते हैं। आदर्श अहं को व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जबकि आत्म छवि एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को सकारात्मक या नकारात्मक देखने का तरीका है। यानी जब हमें तनाव होता है ना तो कई बार हमें उसमें क्या देखने को मिलता है कि हमें उसमें क्या होगा, अहं की छवि होगी। कई बार हमें अहंकार या थोड़ा बहुत घमंड भी हो सकता है। दूसरा, हम अपनी छवि काफ़ी बेहतर बनाना चाहते हैं। हम आज अगर देखो कि हर इंसान ना किसी दूसरे इंसान से मिलता है ना तो सोचता है कि मेरी छवि, मेरी जो इमेज है बहुत अच्छी बने। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने, सकारात्मक बने या नकारात्मक देखने का तरीका है। इस आत्म छवि व्यक्ति के स्वयं नकारात्मक होगा। इसी प्रकार यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है किसी व्यक्ति के अचेतन व्यक्तित्व कारक का तनाव को कैसे हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति का बात इस बात पर केंद्रित होता है, किसी व्यक्ति का अचेतन का मतलब होता है यानी उसका मन। ठीक है, व्यक्ति कारकों के कारण तनाव, यानी किसी के मन में इस प्रकार के ख्याल आ जाए भैया कि वो चिंता तनाव लेने लग जाए। कई बार लोग क्या होता है, बहुत ऐसा हमेशा खाली बैठे रहेंगे, सोचते रहते हैं। तो खाली बैठे हो और आप सिर्फ सोचोगे तो क्या होगा, तनाव ही आएगा। यानी मनोगतिक, यानी मन में जब अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं भैया, कई बार नकारात्मक आ जाता है। जैसे तुम सबका पेपर आ रहा होगा ना तो कोई तुमको मिला होगा ना, बोलेगा अरे हमको लगता है तो हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है, कहीं हम फेल ना हो जाएं। इस प्रकार की कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना तो जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अरे तो हमारा तो तैयारी ही नहीं है, लगता है हम तो फेल हो जाएंगे, इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। जैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, जब कोई परिस्थिति पास आती है तब हमारे मन में कई बार नकारात्मक सकारात्मक ख्याल भी आ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अरे हम जानते हो क्या कह रहे थे, उनके मन में क्या है। हम लोग, कोई व्यक्ति हमसे बात करे या ना बात करे, उसका मन हम पहले पढ़ लेते हैं।
इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है। अरे हम जानते हो वो हमको देख के हंस रहे थे, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, हमारा मजाक उड़ा, इस प्रकार के। यानी हमारे मन में जब भैया सकारात्मक ख्याल रहेगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जैसे हमने किसी के प्रति नकारात्मक ख्याल लाया तब हमें तनाव और चिंता। मान लो तुमने किसी को बताया कि मैं इग्नू में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा, ठीक है, जैसे तुमने बताया, उसने हंस दिया, तुम अपने मन में सोच लोगे अरे मैं सोच रहा था कि वो हंस रहे थे, इसका मतलब हम ला नहीं पाएंगे। यानी अगर आपने वहाँ पर नेगेटिव सोचा तो आप तनाव का कारण बन गए, अगर वहीं पर आपने सकारात्मक लिया तब आपको तनाव नहीं होगा। इसी को बोलते हैं मनोगतिक। यानी जब हमारे मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं और वो क्या होते हैं, तनाव का कारण बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं मनोगतिक सिद्धांत। ठीक है, आनुवांशिक व्यवस्था अनुप्रित प्रमाणिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य केंद्र यह है कि जेनोटाइप और फेनोटाइप की सहायता से तनाव को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसका सामना किया जाता है। जीनोटाइप या फोनोटाइप का शब्द है। जीनोटाइप किसी व्यक्ति के माता पिता की आनुवांशिक संरचना को दर्शाता है, जबकि फेनोटाइप व्यक्ति की शारीरिक विशेषता को, यानी माता पिता की विशेषता को जेनोटाइप आनुवांशिक को दर्शाता है और व्यक्ति की विशेषता को फेनोटाइप दर्शाता है। अगला कह रहेगा प्रणाली तनाव प्रतिरूप क्या होता है। ठीक, आगे देखें तनाव प्रतिरूप। आनुवांशिक प्रमाणित सिद्धांत के मुख्य रूप इस बात पर केंद्रित है कि आनुवांशिक पूर्व अनुकूलता को कैसे एक व्यक्ति में तनाव की प्रवृत्ति बन सकती है। दूसरी ओर प्रमाणिक तनाव प्रतिरूप आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों पर भूमिका निर्भर करता है। क्या व्यक्ति तनाव का अनुभव करेगा या नहीं। इस सिद्धांत का यह भी प्रस्ताव है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के साथ साथ चलते हैं और तनाव का निर्धारण करने में एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या अनुभव हो सकता है जब वह तनाव को उच्च स्तर पर संपर्क करता है। जब तनाव की अनुपस्थिति में वह सांस लेने की समस्या का अनुभव नहीं कर सकता है, भले ही सांस लेने की समस्या प्राकृतिक आनुवांशिक हो। यानी कई बार क्या होता है, कहने का मतलब कई बार हमें लगता नहीं ये समस्या है और कई बार वो समस्या होती ही नहीं है। ठीक है, कई बार जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके देखने का प्रयास करते हैं, उसी को बोलते हैं आनुवांशिकता। का मतलब होता है भैया कि कई लोग ना किसी के जैसे बच्चा बाप बहुत डरता है तो बच्चा भी बहुत डरेगा, यानी कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो डर चलता है उसी को बोलते हैं आनुवांशिक प्रतिरूप। ठीक है, तनाव प्रतिरूप। ठीक है, आनुवांशिक का मतलब होता है वंश परंपरा के अंदर जो आता है। ठीक है, मान लो कि कोई बात जैसे मान लो किसी के पापा हैं, ठीक है, वो अंधेरे में डरते हैं तो बच्चा भी बेचारा अंधेरे में डरेगा। या तनाव, पापा को तनाव था बच्चों को भी तनाव हो सकता है। कई बार आनुवांशिक चीज़ें भी फैल सकती हैं या आनुवांशिकता के आधार पर चीज़ों को हो सकता है। इस आधार पे यानी ये तनाव प्रतिरूप यानी आनुवांशिक प्रमाणित सिद्धांत ये बताता है। ठीक है, ये इसी की बात करता है। तनाव की जैसे तनाव की अनुपस्थिति में सांस लेने की समस्या का अनुभव नहीं करता है, फिर भी सांस लेने की समस्या प्रकृति में आनुवांशिकता से होती है। यानी कई बार समस्या होती नहीं है और हमें लगती है कि समस्या है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको दोबारा वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके सभी चैप्टर की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको चेक कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम।